नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत में विरासत की जंग परिवारों को, पार्टी को कहां से कहां पहुंचा सकती है, इसकी मिसाल अगर देखनी हो तो बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की विरासत है। विरासत की एक ऐसी जंग एक बेटे और रामविलास पासवान के भाई के बीच में छिड़ी है कि आज परिस्थिति ऐसी बन गई है, जब पार्टी के हिस्से हो गए, जब दोनों को अलग अलग सिंबल मिल गया है और सियासी मैदान में दोनों आमने सामने होंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। इनकी पार्टी को रामविलास नाम मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और इसी के साथ हेलीकॉप्टर का चुनाव चिन्ह। लेकिन आज खास मेहमान हमारे साथ रीना पासवान जुड़ रही हैं, रामविलास पासवान की वो पत्नी जिनका चेहरा आपने हमेशा उनके साथ देखा होगा, लेकिन शायद उनकी आवाज कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो राजनीति से अपने आप को दूर रखती थी, मीडिया में आकर बातचीत करने से वो परहेज करती थी। लेकिन आज पारिवारिक लड़ाई और जंग ने ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। चिराग पासवान, बहुत स्वागत आपका, और खास तौर पर आपका रीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चिराग, मेरा पहला सवाल आप ही से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहें, विरासत को दो हिस्से में, पशुपतिनाथ पारस को लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मेरे लिए मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी जीत है। पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और आज उनकी पार्टी, बल्कि मैं ईमानदारी से बोलूंगा अंजना जी, अगर आप मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप आज पूछें तो मुझे लगता है कि वो पिछले नाम से ज्यादा उत्साहित इस नए नाम के साथ हैं, क्योंकि पापा का नाम जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग को मिल गया। देखिए, मेरे लिए कभी उत्तराधिकारी बनने की या कोई हक जताने की वो लड़ाई थी ही नहीं। पापा ने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के से विचारधारा की लड़ाई ही लड़ना चाहता था। मुझे नहीं पता चला कि ये कब विरासत की लड़ाई बन गई या ये कब पार्टी को अपने नाम पर लेने की। मैंने बार बार इस बात को कहा कि अगर मेरे चाचा जी चाहते, मैं खुद खुशी खुशी मैं उनको नॉमिनेट करता कि भाई आप अध्यक्ष बनिए। पिता के, मेरे पापा के जाने के बाद वही मेरे पिता थे ना, तो मैं करता, पर उन्होंने इसको विरासत की लड़ाई, आज इस बात का दुख होता है अंजना जी मुझे पापा ने 21 साल जिस पार्टी को खून पसीने से सींचा, मेहनत से पार्टी को यहां तक लेकर आए, इतने सांसद, इतने विधायक इस पार्टी ने बना कर दिए, ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में, मणिपुर जैसे प्रदेश में हम लोग की पार्टी के सांसद विधायक बंगला लोक जनशक्ति पार्टी से जीत कर आए। और आज उस पार्टी को आपने खंडित कर दिया, क्यों? सिर्फ मंत्री बनने के लिए। रातों रात जाकर आपने पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया, क्यों? मंत्री बनने के लिए। आप आते, बात करते, बैठते, पार्टी के भीतर आराम से इन सब चीजों को सुलझाया जा सकता था। पर दुख इसी बात का कि पापा की बनाई हुई पार्टी को इस तरीके से खंडित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए किया, ये ठीक नहीं था। रीना जी, पशुपति कुमार पारस, सबसे पहले तो जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश में एक नेता के तौर पर उनकी अपनी जगह थी, लेकिन आपके लिए बड़ा लॉस होगा। पशुपति कुमार पारस के अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस तरह से चिराग इसे देख रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई? मुझे भी समझ नहीं आती कि ऐसी नौबत क्यों आई। पहले ऐसा नहीं थे। ये लास्ट एक साल से जो है, जब से चिराग अपने पांव पे खड़ा हुआ, एमपी बना, सब कुछ हुआ, उसके बाद से उनको लगा कि मेरा हक छीन रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है ये हर समय पार्टी के खिलाफ बोलना, चिराग के खिलाफ बोलना, एक साल तक वो ऐसे करते थे। हर 15 दिन में, एक महीने में वो इस तरह करते थे। बल्कि इंक्लूडिंग पापा जब हॉस्पिटल में भी थे, हाँ, उस वक्त भी, उस समय भी मैं एक दिन वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उसी समय साहब ने पारस जी को लगवाया हुआ था फोन, बात हुई, तो वो ऑक्सीजन अपना हटा करके उनसे बात कर रहे थे कि पारस क्यों हर टाइम ये पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हो, चिराग के खिलाफ बोलते रहते हो, है ना, मत बोलो, मत करो। मतलब हॉस्पिटल तक में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने इनको फोन करके, क्योंकि चिराग बहुत इमोशनल है, बहुत रो रहा था, मैंने फिर पारस जी को फोन करके, क्यों पारस जी आप ऐसा कर रहे हैं? टाइम नहीं दे रहे थे आने का। ये सुबह 12 बजे से जाना चाहता था, बैठ के बात करना चाहता था, तो वो टाइम नहीं दे रहे थे। मैंने कहा आप बुलाइए उनको, बहुत रो रहा है। तब बोले कि पहले बोले सोएंगे वो करके, फिर उनका अपना बेटा जाकर के वहां पे रोया है, मुस्कान जाकर के रोया। तब उन्होंने फोन करके इसको बुलाया कि आओ, तब जाकर के मिठाई खिलाई, नहीं सब कुछ ठीक है। तो इस तरह का उनका 1-1.5 साल से जो है इस तरह का चल रहा है। ये खटपट मतलब रामविलास जी ने भी देख लिया था, उन्होंने भी देखा, नहीं वो बहुत परेशान थे। कभी कभी तो वो 1-1 महीना तक बात भी नहीं करते थे। मैं ही कहती थी कि नहीं पारस जी को बुला लीजिए, बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, परिवार का कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो फिर बोलते नहीं छोड़ दो पारस को, अपने पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया है, इस तरह का जो काफी वो करते थे। पर
कुछ समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या नहीं है। ये तो बाद में पता चला कि इनको मंत्री बनना था, इस वजह से ये सारा चीजें कर रहे थे। कभी भी कुछ भी था, जैसे जिस रात भी ये हुआ अंजना जी, है ना, 13 तारीख की रात में, उस रात में भी मम्मी फोन करती। पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि मुझे पता है कि इनके लिए ये कितना मुश्किल है ऐसे आके ये सारी बातें बोलना। इन्होंने हमेशा घर परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश की, पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने कितनी बार परिवार के लोगों से के लिए पापा से लड़ी भी हैं कि नहीं ये आपके भाई हैं, ये पारस जी हैं, मैं इस घर में 44 ईयर से हूँ, 44-45 साल हो गए। मेरी तो दुनिया ही ये थे, साहब, मेरे बच्चे, पारस जी, रामचंद्र, इनका परिवार। इसके अलावा मेरे सारे रिश्तेदार नाराज होते थे कि आप उन्हीं को देखती हैं, किसी का नहीं। इनसे पूछिए मैं कौन सा दुख सुख खुशी गम में मैं शामिल नहीं थी, कौन से हॉस्पिटल में मैं वो नहीं थी इनके परिवार में। लेकिन आज इनको मेरा एक बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। आप आते, मैंने बहुत बार बुलाया। उस रात भी इन्होंने फोन किया, जिस रात वो गए स्पीकर साहब से मिले, उस रात भी मैंने बहुत फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाते, कोई बच्चे फोन नहीं उठाते। मैंने चिट्ठी लिखी, मेरी चिट्ठी इन्होंने वापस कर दी। अभी 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी, उसमें सारी बातें उन्होंने लिखी। उसपे मैंने बरखी का भी लिखा कि क्या हम लोग इकट्ठे बरखी मनाएंगे, इन्होंने चिट्ठी वापस कर दी, पढ़ी नहीं। और अब मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मेरे साहब और मेरे बेटे के रिश्ते के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा मुझे मानते थे, मतलब हम लोग कोई वो नहीं है, हम उनके परिवार नहीं है। कैसे कहते हैं? वो बोलते हैं कि भाभी और चिराग से ज्यादा साहब मुझे मानते थे। ठीक है, आपको उन्होंने एमएलए बनाया, आज तक वो करते आए थे। उस समय बेटा नहीं था ना, जिस समय आपको एमएलए बनाया उस समय बेटा नहीं था। आपकी सब करता है। इन्होंने भी अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं चाहती तो मैं कुछ भी करने नहीं दे सकती थी, पर मैंने इनसे ज्यादा, अगर ये कहते थे कि 50 करना है तो मुझे लगता था नहीं, 100% करना है।